हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर से एक वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं नई। और अब हम लोग क्लास 10th की मैथ्स की बुक स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो थोड़ा सा नंबर के बारे में, क्योंकि हमारे बुक का पहला जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्याएं हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे और उसके बाद फिर बाकी की चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले आपने बाकी पिछली क्लासों में कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। वो संख्याएं क्या होती थी, ये थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 4 और ऐसे इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो पॉजिटिव में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। फिर दूसरा था, अच्छा इसका एक नोटेशन भी होता है, इसको डिनोट किससे करेंगे? तो इसको डिनोट करते हैं वो, इसके लिए हम यूज करते हैं कैपिटल एल, कैपिटल एन, क्योंकि इंग्लिश में इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो उसी का पहला लेटर यूज किया जाता है। और हमेशा कैपिटल एन ही होगा, ऐसा नहीं कि कभी आप लोग स्मॉल एन यूज करना, हमेशा क्या होगा? कैपिटल एन होगा। तो सेकेंड इस क्या होगा? सेकेंड होगा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा होगा, फिर पढ़ा होगा आपने पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होती है? यही जो संख्याएं है ना, नेचुरल नंबर जिसको या फिर प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, इन्हीं के साथ अगर हम जीरो को भी लिखें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से इनफाइनाइट तक अगर हम चलते जाएं, तो ये जो संख्याएं बनेंगी वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहते थे होल नंबर, और इसलिए इसका पहला लेटर जो कि कैपिटल डब्ल्यू होगा, इसी से हम इसको डिनोट करते हैं, इसको पूर्ण संख्या को। ठीक है, अगला क्या होगा? अगला इसमें होगा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक के बारे में जरा जानिए। अगर ये जो संख्याएं दी हैं, जिसे हम पूर्ण संख्या कह रहे हैं, 0 से इनफाइनाइट तक, इन्हीं संख्याओं में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर दें, नेगेटिव संख्याओं को भी शामिल करेंगे, तो वो सारी संख्याएं जो बनेंगी, पूरा सेट जो बनेगा, वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक। इसको इंग्लिश में हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो इधर ना माइनस से चलते हैं, माइनस इनफाइनाइट से, और 3, -3 होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और फिर -2, फिर -1, इसी में 0 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर +2 आएगा, और इसी तरह से हम इधर प्लस में इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब वही है, पूर्ण संख्याओं में अगर नेगेटिव नंबर्स को लिख दें, शामिल कर दें, तो यही संख्याएं क्या बनती हैं? पूर्णांक बनती हैं। और पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इसको जब हम डिनोट करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं आई या फिर कैपिटल जेड। ठीक है, इसका जो सेट बनेगा, इसका कलेक्शन होगा, उसे अगर हम दिखाना चाहें एक अक्षर से, तो वो क्या होना चाहिए? आई या फिर कैपिटल जेड से इसको हम दिखाते हैं। तो कभी भी ऐसा लिखा गया हो, तो आप समझिएगा कि वो इंटीजर को दिखा रहा है। ठीक है, फिर अगला नंबर क्या होगा? फोर्थ, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होगी? इसको जरा हम लिख लेते हैं, स्टेटमेंट इसका। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक होते हैं तथा Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, P और Q ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बाई Q के फॉर्म में लिख पाए। और P और Q कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक है क्या होता है? पूर्णांक कंप्लीट नंबर पूर्णांक होता है। ऐसा नहीं कि आप कभी डेसिमल नंबर को भी कहिएगा पूर्णांक।
जैसे मैं अगर ऐसे लिख दूं 1.2, तो ये पूर्णांक नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये भले ही यहाँ से कहा गया है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस में इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं आएंगी पूर्णांक होगा, तो आप कहोगे कि 1.2 भी इसके बीच में आता है ना। तो जब ये बात की जाती है तो यही आप दिमाग में रखिएगा कि वो कंप्लीट नंबर की बात की जाती है, दशमलव वाली संख्याओं की बात नहीं की जाती है। तो ये संख्याएं पूर्णांक नहीं कहलाती। पूर्णांक क्या होगा? 1 होगा या फिर -1 होगा, 2 होगा या फिर -2 होगा, 0 भी होगा, 3 या -3, 5 या -5, ये सब जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। तो जरा देखिए इसी में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम रेशनल नंबर के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे 1 को ही देखिए, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होती है 1, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। क्या हम इसे p/q में लिख सकते हैं? तो जो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को हम, जैसे 2 है तो 2/1, 3 है तो 3/1, ऐसे हम लिख सकते हैं। और ये p/q फॉर्म में है, जी बिल्कुल है। और क्या p और q इंटीजर्स हैं? तो जी बिल्कुल है, 1 तो इंटीजर है ना। और एक चीज और कंडीशन दी थी वहां पे, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसा भी है, q भी 0 नहीं है। तो हम 1 को एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। 2 के लिए भी यही नियम लागू होता है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को भी हम 3/1 लिख सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जितनी भी संख्याएं यहाँ पे लिखी गई हैं, ये परिमेय संख्या से ऊपर तक, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, यहाँ तक कि हम 0 को भी 0/1 लिखते हैं, और ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारे नियम पे तो वो खरा उतर रहा है ना। 0 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ये रहा। और 0 भी इंटीजर होता है, 1 भी इंटीजर होता है। जरा देखिए q 0 नहीं होना चाहिए था, तो नीचे 0 नहीं है, 0 की जगह पे 0 नहीं है, 1 है वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस संख्या को, प्राकृतिक संख्या को, पूर्ण संख्या को, पूर्णांक को, परिमेय को नहीं, ये तीनों को, ठीक है, इनको हम किस में लिख सकते हैं? परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इन तीनों संख्याओं को। ये जो भी तीन संख्या है, इस तरह की संख्याओं को हम इस रूप में लिख पाते हैं। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। इसमें एक चीज और आपने पढ़े होगी क्लास 9th में, दशमलव के आधार पे भी हम बता पाते थे कि किन संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में, या फिर कैसे दशमलव प्रसार जो होते थे वो परिमेय संख्या के रूप में लिखे जा सकते थे। जैसे 3 तरह के दशमलव प्रसार हमने पढ़े थे इसमें। पहला था शांत, ठीक है, दूसरा था अशांत, आवर्ती, और एक और तीसरा था इसी में, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, ठीक है। तो तीन ही तरह के दशमलव प्रसार पढ़ने को मिलेंगे वास्तविक संख्याओं के, ठीक है। तीन ही तरह के दशमलव प्रसार पढ़ने को हमेशा मिलेंगे। अच्छा, शांत के बारे में क्या था? पहले तो ये देख लीजिए कि इन दोनों को, ये जो दो हैं, इनको हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कहते थे। इनको क्या कहते थे? परिमेय संख्याओं को के दशमलव प्रसार। ये जो संख्याएं होती है ना इस तरह की, अगर दशमलव प्रसार शांत दिया है या फिर अशांत आवर्ती दिया है, तो इसे हम p/q फॉर्म में चेंज कर सकते थे। इसलिए ये जो थे, ये परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार थे, परिमेय संख्या का। और एक जो ये तीसरा वाला ये जो बचा है, ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार था, अपरिमेय का संख्या, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम दो तरह की संख्याओं को जानते हैं, और रूल भी है कि हम उसे p/q फॉर्म में, मतलब परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, जैसे कुछ इस तरह के, मुझे 1.2 दिया गया हो तो मैं इसे लिख सकता हूँ, 1.2 दिया गया हो तो मैं इसे लिख सकता हूँ 12/10। क्या होता है? दोनों में न्यूमरेटर, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये जो नंबर है वो p/q फॉर्म में मिल जाएगा। और यहाँ पे ये इंटीजर्स में भी चेंज हो जाएंगे, तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगी। या फिर कोई और नंबर ले लीजिए,
1.23 करके, तो इसको भी हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 123/100। कहने का मतलब कि लेफ्ट साइड के तरफ दशमलव के बाद जितने भी अंक दिखते हैं, एक के बाद उतने जीरो लगाकर ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस तरह से ये परिमेय संख्या में चेंज हो जाता है। ये बहुत बेसिक सा है, ये शुरू से ही क्लास 6, 7 या 4, 5 में भी ये चीजें बताई जाती हैं। दूसरा एक ऐसा होता था इस तरह का, 1.3 पे बार लगा होता था, वो क्या होता है, अशांत आवर्ती, मतलब ऐसा दशमलव प्रसार जो शांत न हो। शांत होने का मतलब शांत ये है, इस तरह के दशमलव प्रसार शांत कहलाते हैं, और ये जो होते हैं वो अशांत होते हैं। अगर किसी भी संख्या पे बार लगा है मतलब वो संख्या रिपीट कर रही है, तो 1.333 ऐसे करके हम लिख सकते हैं इसको, ये अशांत है। और आवर्ती का मतलब कि रिपीट करना, मतलब बार बार आना, तो 3 क्या हो रहा है, इसमें बार बार आ रहा है। तो इस तरह की संख्याओं को भी हम दशमलव पी बाई क्यू के रूप में चेंज करना सीखे थे, परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना सीखे थे। तो इस तरह से ये दो जो दशमलव प्रसार होते हैं वो परिमेय संख्याओं के होते हैं। तीसरा एक होता है जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में चेंज नहीं कर पाते हैं, वो अशांत आवर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। और वो किस तरह के दशमलव प्रसार होंगे, इसका जरा एग्जांपल देखिए। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया हो 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर यहाँ पे 401, 401, सॉरी, यहाँ पे 40 और फिर 1, और इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो इस तरह के जो दशमलव प्रसार होते थे ना, इनके लिए कोई रूल नहीं है कि इनको हम कैसे चेंज कर पाएंगे। हम दो ही तरह के दशमलव प्रसार को चेंज भी कर पाते हैं, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हम इसे p बटे q फॉर्म में चेंज ही नहीं कर सकते हैं, और उस नियम के हिसाब से हम इसको नहीं ला सकते हैं। तो ये हो गया दशमलव प्रसार। तो इस आधार पे भी हम बता सकते थे कि कौन सी संख्या परिमेय होगी, कौन सी अपरिमेय होगी। तो अपरिमेय संख्या क्या हुई, यहाँ पे जरा देख लीजिए, एक लाइन में इसको हम लिख लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या हुई, यहीं पे अपरिमेय संख्या क्या हुई, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में न लिखा जा सके, न लिखा जा सके, ये संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती है। एग्जाम्पल आपने ये देखा, ये और भी दूसरे एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। जैसे √3 जो होता है, या फिर √5 हो गया, या फिर √7 हो गया, इनके जब दशमलव प्रसार निकालोगे ना तो वो अशांत अनावर्ती आते हैं, इसलिए इन संख्याओं को भी हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कुछ और संख्याएं जो पढ़ोगे आप इसमें, वो होगा भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होगी, इसको जरा देख लेते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होंगी, आपके लिए अगर स्टेटमेंट देना चाहो, इसके लिए एक सेंटेंस में कहना चाहो, तो इसके लिए हम कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड निकाले जा सके। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड होते हैं। दो से ज्यादा का मतलब या तो एक और स्वयं उस संख्या के अलावा कोई तीसरा अभाज्य गुणनखंड अगर उसमें आता हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसको लिख लेते हैं, ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड जिसका अभाज्य गुणनखंड में दो से
अधिक, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, स्वयं वही संख्या तथा एक के अलावा। ठीक है, अधिक संख्याएं आती हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल लेके जरा देखते हैं। जैसे देखो, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है उस वो 4 ही होगा। तो इसका हम फैक्टर जरा करते हैं, तो इसका फैक्टर क्या होगा? 2 into 2 into 1 होगा। कहने का मतलब कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 into 1 भी लिख सकते थे, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होता, ये सिर्फ गुणनखंड कहलाएगा, वो नॉर्मल होता है। अभाज्य गुणनखंड ये होता है। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड भी क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। मतलब किसी संख्या को हम छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ दें तो वो संख्या, वो गुणनखंड क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ये एक 4 क्या थी? भाज्य संख्या थी, तो इसको हमने अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ दिया, 2 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो इसमें 3 फैक्टर आ रहे हैं ना, 3 गुणनखंड आ रहे हैं। इस तरह से अगर कर रहे हैं तो वैसे ही जैसे मैं 6 को करूं तो 6 का क्या होता है? 2 into 3 into 1। इसमें भी 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड इसके हो रहे हैं। फिर ऐसे ही अगर 10 को किया जाए तो 2 into 5 into 1। ऐसे ही 20, 30 या 25 या 35, ये सभी संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। तो इसी क्रम में अगली संख्या के बारे में देखते हैं, क्या होगी? अगली संख्या होगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? उसी का उल्टा। अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? ऐसी संख्याएं जिसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं आती हैं, केवल 2 ही संख्याएं आती हैं। ब्रैकेट में लिख लेंगे, स्वयं वही संख्या, स्वयं वही संख्या तथा एक, 1। ठीक है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। मतलब किसी भी संख्या का अगर अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 ही संख्या होगा, तीसरी संख्या नहीं आनी चाहिए, केवल वो संख्या और एक आना चाहिए। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1, है ना? तो 2 के अभाज्य गुणनखंड में स्वयं 2 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है? एक अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है। और ये 2 ही केवल एक ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। तो ये भी याद रखिएगा, कोई पूछ देता है ऐसे कभी कि सबसे कोई एक वैसी संख्या बताओ जो अभाज्य भी हो और सम भी हो, तो कौन सी संख्या होगी? वो 2 होती है। ठीक है, फिर 3 का करते हैं, 3 गुणे 1। तो 3 गुणे 1, इसके भी गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 3 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या हो गई। 7 हो गया। 5 भी होता है, 5 को भी आप कह सकते हो 5 गुणे 1। ठीक है, 7 को भी कह सकते हो 7 गुणे 1। तो ये सभी संख्याएं क्या है? ये सभी संख्याएं इस तरह की अभाज्य होंगी। इसी क्रम में 13, 17, 23, ये जो संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, कभी कभी देखने को मिलता है सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य,
सहअभाज्य संख्या भी जान लीजिए क्या होगा, सहअभाज्य। अब सहअभाज्य संख्या की जब बात करोगे ना तो किसी एक संख्या को सहअभाज्य नहीं कहा जाता है। जैसे ये नहीं कहोगे कि 3 सहअभाज्य है, पेयर होता है संख्याओं का जो कि सहअभाज्य कहा जाता है। जैसे मैं कहूंगा कि 3 और 5 एक सहअभाज्य संख्याओं का पेयर है, या फिर 5 और 7 एक सहअभाज्य संख्याओं का पेयर है। इसी तरह से 17 और 13 एक सहअभाज्य संख्याओं का पेयर है। तो इसको समझाएंगे कैसे, स्टेटमेंट कैसे देंगे? ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या एक ही हो, जो कि कॉमन हो दोनों में। ठीक है, जैसे 3 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 गुणे 1 मिलेगा, इसको कर रहे हैं अभी। तो 5 का करोगे तो 5 गुणे 1 मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन है वो क्या है? 1 है। अगर 1 से बड़ी कोई और संख्या होती, मान लो कि 2 होती, 3 होती, तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं कही जाती। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, तो ये पेयर किसका कहलाएगा? सहअभाज्य का कहलाएगा। दूसरा, 5 का करो 5 गुणे 1, 7 का करो 7 गुणे 1, तो ये भी क्या है? सहअभाज्य है। ऐसे ही 13 या 17 का करो तो होगा 17 गुणे 1, 13 का करोगे तो 13 गुणे 1। तो ये जो होता है ये सहअभाज्य संख्याओं का पेयर इस तरह से होता है। इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आपने समझा क्या होगी? वास्तविक संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या जो होगी वो क्या होगी? वास्तविक संख्या, अच्छा, अभी तक आपने केजी से और अभी तक, यानी कि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, जितनी भी संख्याएं पढ़े हो ना, आपको पढ़ने को मिली है, चाहे किसी भी तरह का कैलकुलेशन किए होगे या चाहे जो भी चीज हो, वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ही किए हो, है ना? तो जो भी संख्या आपने पढ़ी है आज तक वो क्या है? वास्तविक संख्या। तो इसको स्टेटमेंट में अगर हम देंगे तो वो कैसे देंगे? इसको लिखेंगे परिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट है। जैसे जितनी भी संख्याएं होती हैं, या तो वो परिमेय ही होती हैं या अपरिमेय होती हैं, या तो उन्हें p/q फॉर्म में लिख पाओगे या फिर नहीं लिख पाओगे। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या होगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो ये इसके लिए एक स्टेटमेंट है। जो भी संख्या अभी तक पढ़ोगे या आगे पढ़ोगे बुक में जो भी मिलेगा तो सिर्फ वास्तविक मिलेगा, कोई भी आभासी संख्या आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी। तो देखिए, अब यहाँ पे लिखा गया है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, सबसे पहली थ्योरम यही है आपकी बुक में, प्रमेय 1.1। ये कह क्या रही है? ये कह ये रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, खंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय हो। ठीक है, कह रहा है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। और इसमें क्या है? यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय को इंग्लिश में यूनिक कहते हैं, या फिर दूसरे लैंग्वेज में समझना चाहो तो अपने जैसा एक ही होता है, उसके जैसी दूसरी कोई चीज ना हो, तो वो यूनिक कही जाएगी या अद्वितीय कही जाएगी। तो ये चीज है। तो जरा देखो, भाज्य संख्या मैं एक लेता हूं 12, ठीक है, एक मैं भाज्य संख्या 12 लेता हूं और इसको मैं
अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखता हूं, तो 12 का क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, कोई अगर मैं कहूं कि आप इसका गुणनखंड कीजिए तो ये तो अभाज्य गुणनखंड है, मैं सिर्फ ये बोलूं कि आप इसका गुणनखंड कीजिए, क्या जरूरी आप यही करोगे? आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2, या फिर ऐसे कर सकते हो 3 इंटू 4। ठीक है, या फिर हाँ, ये दो तरीके हो गए। या फिर मैं 10 के लिए कहूँ तो 10 के लिए नहीं, दूसरी कोई संख्या लेते हैं, 18 लेते हैं, चलिए 18 लेते हैं, तो 18 के लिए क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड जरा करिए, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर मैं कहूँ कि अभाज्य गुणनखंड करिए तो आप ऐसे करोगे, मैं बस ये कहूँ कि गुणनखंड करिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 इंटू 2, ये 18 का गुणनखंड हो गया। ठीक है, फिर या फिर ऐसे कर सकते हो 6 इंटू 3, ये भी एक 18 का गुणनखंड है। तो इस तरह से। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इस सेंटेंस के लिए कौन सा सही होगा? तो देखिए, ये जो गुणनखंड होते हैं ना, ये यूनिक नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि एक ही संख्या के अलग अलग गुणनखंड मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये यूनिक नहीं कहे जाएंगे, हम इसी को यूनिक कहेंगे कब, जबकि हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको तोड़ेंगे, है ना। ये नॉर्मल गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं कहा जाएगा, ये वाला गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। तो यही वाली जो चीज है, यही आपकी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के लिए लागू होती है। मतलब हम किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और इन संख्याओं के आने के क्रम के बिना वो अद्वितीय होता है। ठीक है, तो ये जो सी चीजें हैं वो अद्वितीय नहीं है, ये अद्वितीय है। अब क्रम के बिना का मतलब आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, 12 को कोई बच्चा ऐसे लिख सकता था 3 2 इंटू 2 इंटू 1। तो ये भी चीज है, ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे ही, इसमें कोई क्रम मायने नहीं रख रहा है कि आप ऐसे ही लिखो, या तो आप बड़ी संख्या को पहले लिख दो, छोटी को बाद में लिखो। तो ये जो चीजें हैं, इसमें भी 18 का हमने किया तो ये अभाज्य गुणनखंड था, तो ये जो है, ये अंक गणित की अब आधारभूत प्रमेय इस पे लागू होती है, क्योंकि ये एक यूनिक गुणनखंड है। और ये वाले जो हैं, देखो अब ये एक ही संख्या के अलग अलग गुणनखंड है, तो ये यूनिक नहीं कहा जाएंगे। मैं किसी भी संख्या को आपको दे दूं और कहूं कि उसका अभाज्य गुणनखंड करके बताइए, 4 लोगों से, अलग अलग लोगों से करवाओगे तो सभी यही बताएंगे, जैसे 12 का बताएंगे कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब ये कोई नहीं कहेगा कि कोई अभाज्य गुणनखंड किया तो कोई दूसरा बताए, कोई दूसरा, जैसे इसमें हुआ था, अलग अलग आ रहा है। तो ये जो कहा जाएगा यही यूनिक होगा। ठीक है, तो यही क्या है, हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। आगे कुछ संख्या, कुछ चीजें और थोड़ा देख लेते हैं क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, हमें पढ़ना होगा एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं लॉसा, का फुल फॉर्म होगा लघुत्तम समापवर्ग, या फिर इसका होगा लिस्ट कॉमन, सॉरी, ठीक है, तो यही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सही था। ठीक है, तो ये चीज है। तो एलसीएम के लिए हम स्टेटमेंट क्या करेंगे, क्या देंगे? तो इसके लिए स्टेटमेंट वो होगा कि दो या दो से अधिक अधिक संख्याओं का लॉसव, लॉसव, वह छोटी से छोटी संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या होगी, संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो।
विभाजित, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, लॉसा कहेंगे। कोई भी दो संख्या दी गई हो तो उसके लिए वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो वो क्या कह जाएगी, इन संख्याओं का लॉसा या एलसीएम कही जाएगी। जैसे देखिए मुझे 3 और 4 का लॉसा निकालना है, तो मैं पहले इसके गुणजों को लिख लेता हूँ। 3 के गुणज क्या होंगे, पहला 3 होगा, फिर 3 दूनी 6 होता है, फिर 3 तिहाई 9 होता है, फिर 3 चौको 12 होता है, फिर 3 पच्चे 15 होता है, और ऐसे ही इसी क्रम में 3 छक्का 18 और भी संख्याएं आगे ऐड कर सकते हो। वैसे ही 4 के मैं गुणज लिखता हूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 तिहाई 12, फिर 4 चौको 16, फिर 4 पच्चे 20 और फिर 24, और ऐसे ही और भी संख्याएं इसमें लिखी जा सकती हैं। तो क्या कहा गया है, दो या दो से अधिक संख्या का लॉसा वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अब बताओ 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या होगी जो इनके मल्टीपल में कॉमन होगी, और सबसे छोटी संख्या जो सबसे पहले आती होगी। तो जरा देखिए इन दोनों के मल्टीपल में कौन सी संख्या कॉमन है, 12 है यहाँ पे, और यही सबसे पहली आ रही है, मतलब यही सबसे छोटी संख्या है जो दोनों का एलसीएम होगी। ठीक है, अब इससे बड़ी संख्या के लिए हम नहीं जाएंगे, सिर्फ इसी की बात करेंगे। अगर आप डायरेक्टली भी निकालते हो तो लॉसा कैसे निकाला जाता है, ये तो एक दूसरा तरीका हो गया। किसी बच्चे ने ऐसे सीखा होगा लॉसा निकालना, 3, 4, और हम अलग अलग संख्याओं से इनको काटते थे। तो जैसे सबसे पहले 3 से कटेगा, 3 एकम 3, ये 4 रह जाएगा, फिर 4 से कटेगा तो 4 एकम 4। अब इसका जो लॉसा होगा, एलसीएम ऑफ 3, 4, वो क्या हो जाएगा, इन्हीं का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। या कोई और संख्या जरा देख लीजिए, मुझे 5 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो इन दोनों से कट जाए, कौन सी होगी, 30 होगी, है ना। तो लॉसा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 और 6 का 30 हो जाएगा। तो इसी तरह से निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड था, आपको सबसे आसान यही रूल पड़ता है। एक दो और संख्याएं लेकर हम देख लेते हैं, जरा देखो 12 और 18 का हमको एलसीएम निकालना है। तो इस तरह से हम निकालेंगे, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करो जरा, 2 छक्का 12, ये 2 नवा 18, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, और फिर ये 9 रह जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटेंगे तो 1 और ये 1। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 12 और 18 का, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। तो इसका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना हुआ, 36, 36 हुआ। तो इस तरह से एलसीएम निकाल सकते थे। कोई बच्चा ऐसे भी निकालता था, सबसे पहले क्या करता था, 12 का फैक्टर कर लेता था। वैसे भी आप पढ़े होगे, तो 12 के फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 होता था। फिर 18 का फैक्टर कर लेते थे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, 2 तिहाई 6 3 18। तो क्या करते थे, दोनों में से सबसे ज्यादा बार जो संख्या आई है वो लिखा जाता था। एलसीएम निकालेंगे जब, तो 12 और 18 का कितना आएगा, सबसे अब दो दोनों में सबसे ज्यादा बार यहाँ आया है ना 2 बार, तो 2 गुणे 2, फिर 3 सबसे ज्यादा बार यहाँ आया है 2 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 1। तो फिर वही चीज आएगी क्योंकि सेम फैक्टर है, तो यहाँ भी क्या आएगा, 36 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, संख्याओं का लॉस ऑफ यानी कि एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, इसको हम कहते हैं मौसम यानी कि महत्तम समापवर्ग, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए स्टेटमेंट क्या होगा, देखो किसी
यहाँ पे स्टेटमेंट होगा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा वह संख्या होगी जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, ये चीज है। तो जैसे मुझे अब एचसीएफ निकालना है किन्हीं दो संख्याओं का, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे 3 और 5 का, चलो सबसे पहले 3, 5 का मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं। इनमें सबसे बड़ी संख्या वो क्या हो सकती है जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करे, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है, तो आप जानते ही होंगे कि इनमें सबसे बड़ा नंबर 1 ही होगा जो कॉमन होगा। तो 5 × 1 लिखेंगे, तो इनका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ 3, 5 वो होगा 1। ठीक है, तो ये चीज है। अब और कोई संख्या लेकर जरा हम देखते हैं। जैसे हमको 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी जरा फैक्टर करके देखिए। 12 का फैक्टर क्या होगा? 12 का फैक्टर होगा 2 × 2 × क्या होगा, 3 × 1। ठीक है, फिर 18 का फैक्टर करते हैं, तो 18 के फैक्टर में क्या आएगा, 2 × 3 × 3 × 1 आएगा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर क्या कॉमन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको ढूंढना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कॉमन है, जरा देखिए। ये 2 है, फिर यहाँ पे 3 एक बार यहाँ से ऐसे आया है, ये वाला। तो हम इसका जब एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, तो वो क्या हो जाएगा, 2 × 3 होगा। तो 2 × 3 क्या आएगा, 6 आएगा। 2 × 3 6 आ रहा है ना। हमने क्या लिखा था, 2 या 2 से अधिक संख्या का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो। तो जरा देखिए, 6 से यह पूर्णतः विभाजित है, सबसे बड़ी संख्या 6 ही होगी जिससे ये पूरी पूरी तरह से कटेगा। 6 दूनी 12 और 6 3 18, मतलब काटने पे, भाग देने पे रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तभी ये संख्या क्या कहलाएगी, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगी, जिसको हम हिंदी में मौसा कहते हैं। ठीक है, और भी किसी संख्या का जरा निकाल कर देख लेते हैं मौसा। तो क्या हो जाएगा, जैसे हमको 25 और 36, 36 का नहीं, 25 और इसका निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है? इसमें ऐसी कोई संख्या होगी? 1 के अलावा तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई संख्या होगी, तो इसको जरा रहने देते हैं। 25 और 30 का निकाल के देखते हैं। तो 25 और 30 में क्या हो जाएगा, इसको जरा 25 का फैक्टर करते हैं, क्या होगा, 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 × 5 = 25, फिर 5 से कटेगा 5 × 5। तो 25 का जो हमने फैक्टर किया वो क्या आया, 5 × 5 × 1। 30 का फैक्टर जरा करिए, 30 का गुणनखंड करिए, क्या आएगा, 2 से कटेगा ना, 15 दूनी 30, 3 से कटेगा ना, 3 × 5 = 15, 5 से कटेगा, 5 × 5। तो जब इसका हम फैक्टर कर रहे हैं 30 का, तो क्या आ रहा है, 2 × 3 × 5 आ रहा है, इंटू 1 आ रहा है। तो अब इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो कॉमन क्या है, जरा देखिए। तो यहां से ये ऐसे ध्यान दीजिए, 5। ठीक है, यही एक संख्या है जो दोनों में कॉमन है।
और जरा 5 से डिवाइड करके देखिए 25 को, 5 बचे 25 और 5 छक्का 30। तो जो इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 25 एंड 30 वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो इसको जरा देख लीजिए, नोट करिए। तो यहीं पे ये वीडियो हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आगे की वीडियो एक्सरसाइज लाएंगे 1.1 और उसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। आपकी बुक के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, शायद 7 क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।